Hello friends, welcome to our health and wellness. Today we are going to talk about इलेक्ट्रिक फ्यूज़. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इन केस ऑफ ओवरलोड या इन केस ऑफ डिवाइस फेलियर. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को हम सेक्रीफाइसल डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि मेन डिवाइस के सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेक्रीफाइस होना पड़ता है. फ्यूज़ बॉक्स जनरली सिरेमिक का बना होता है क्योंकि सिरेमिक एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें एक रिमूवेबल पोर्शन होता है जिसको हम कट आउट बोलते हैं. फ्यूज़ में एक शॉर्ट लेंथ ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज़ किया जाता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. बट थिन वायर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि थिन फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बजाय थिक फ्यूज़ वायर के. और थिन वायर लो मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए जल्दी हीट अप भी हो जाता है. अब ओवरलोड होगा तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा और मेल्ट कर जाएगा. इसी वजह से ऐसा वायर चूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिससे कि वो जल्दी हीट अप हो सके. अब क्या होता है कि जब करंट एकदम से बढ़ जाता है इन केस ऑफ ओवरलोड फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाता है जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो हमारा अप्लायंस है उसकी वायरिंग सेव हो जाती है फ्रॉम अ मेजर डैमेज. जब फ्यूज़ ब्लो हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो हमें एक नया फ्यूज़ फिट करना पड़ता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हाउस होल्ड सर्किट की वो रेस्टोर की जा सके. कई अप्लायंसेस ऐसे आते हैं जिसमें अलग तरह का फ्यूज़ होता है जो कि छोटा सा ग्लास ट्यूब होता है जिसमें मेटालिक एंड्स होते हैं. उसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज़ वायर होता है और ये फ्यूज़ जो है स्लॉट में फिट किया जाता है. कई मैन्युफैक्चरर्स एक्स्ट्रा फ्यूज़ सप्लाई करते हैं अपने डिवाइसेस के साथ ताकि इन केस ऑफ फ्यूज़ वायर अगर डैमेज हो जाता है या फ्यूज़ उड़ जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लोन हो जाता है तो नया फ्यूज़ आसानी से रेस्टोर कर सकें ताकि अप्लायंस की वर्किंग रेस्टोर हो सके. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट आता है हमारा हम थिन वायर फ्यूज़ में क्यों यूज़ करते हैं. क्योंकि थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है थिक वायर से और देन द रेस्ट ऑफ द कनेक्टिंग वायर से. इसीलिए रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो जल्दी हीट अप हो जाता है और हीटिंग इफेक्ट करंट का जल्दी आता है देन एनीवेयर एल्स इन द सर्किट. वी शुड नॉट यूज़ अ थिक वायर एज ए फ्यूज़ वायर क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस रहेगा और वो हीट भी नहीं हो पाएगा और हाई वोल्टेज की वजह से हाई करंट की वजह से अप्लायंसेस को या वायरिंग को डैमेज हो सकता है. फ्यूज़ वायर इज़ जनरली मेड अप ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर. टिन प्लेटेड कॉपर का एडवांटेज ये रहता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो आसानी से मेल्ट हो जाता है. कॉपर वायर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते प्योर कॉपर वायर क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा जब एक लार्ज करंट पास होगा. और टिन का एडवांटेज ये रहता है टिन की अगर प्लेटिंग हम कॉपर में लगा देते हैं कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और आसानी से ख़राब नहीं होता और ऑक्सीडाइज भी नहीं होता. और टिन कोटिंग का एडवांटेज ये भी रहता है कि वो कॉपर की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है. नेक्स्ट आता है आपका ओवरलोड. हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं वो दो रेटिंग्स के साथ आते हैं 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर. जो सॉकेट्स होते हैं प्लग्स में वो भी दो तरह के होते हैं 5 एम्पेयर. वन सॉकेट इज़ फॉर द स्मॉलर स्लॉट इज़ ऑफ 5 एम्पेयर एंड द सॉकेट फॉर द बिगर स्लॉट इज़ ऑफ 15 एम्पेयर. हमें प्रॉपर सॉकेट और प्लग पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए यूज़ करना चाहिए और एक सॉकेट में कई अप्लायंसेस को प्लग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है. ओवरलोड होने की वजह से एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा जो ओल्ड वायर्स हैं डोमेस्टिक वायरिंग में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कई बार लीकेज हो जाता है, कट जाते हैं. कई बार रैट्स वायर्स काट जाते हैं जिसकी वजह से वायर्स आपस में टच करने लगते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स आपस में टच करने लगते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. शॉर्ट सर्किट होने से स्पार्कलिंग बढ़ जाती है और इससे एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट सर्किट जो कि हमने इस बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट आ जाता है आपका MCB और मेन सर्किट ब्रेकर्स. कई बार क्या होता है जो हमारे फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं उनके साथ एक ड्रॉबैक होता है. जब फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है इलेक्ट्रिक सप्लाई रेस्टोर करने के लिए. तो ये थोड़ा सा क्यूबरसम प्रोसेस हो जाता है
अब इस तरह के फ्यूज़ बॉक्सेस एक हिस्ट्री बन चुके हैं और एमसीबी से रिप्लेस हो चुके हैं। एमसीबी में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट राइज करता है तो जो स्विच है एमसीबी का वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और फिर हमें बस उसे स्विच को ऑन करना पड़ता है, लेकिन रिप्लेस नहीं करना पड़ता, बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक कुछ एमसीबीज ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, बट कुछ एमसीबीज को हमें खुद ऑन करना पड़ता है। जो छोटे एमसीबीज होते हैं वो घरों में इस्तेमाल होते हैं, और जो बड़े एमसीबीज होते हैं वो शहर की सप्लाई के लिए जो वायरिंग होती है उसके इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कॉम्पास नीडल होती है एक स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट होता है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होती है। अब अगर हम कोई मैग्नेट कॉम्पास नीडल के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि कॉम्पास नीडल इन्फ्लुएंस हो जाती है। जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका इन्फ्लुएंस उस कॉम्पास नीडल पर पड़ता है। अब इसी तरह जब कॉम्पास नीडल हम कंडक्टर के पास लाते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉम्पास अब ये कॉम्पास डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक डैनिश फिजिस्ट एंड केमिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। उन्होंने देखा कि जब एक कॉम्पास या कोई भी मैग्नेट एक कंडक्टर के पास आता है जिसमें ऑलरेडी एक करंट फ्लो कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस विच वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। कई तरह के डिवाइसेस डिज़ाइन करने के लिए इस तरह का इफेक्ट यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रिक मोटर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये दोनों ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा हमारे कॉम्पास में। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द कॉम्पास डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ कॉम्पास निडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जब हम एक वायर आयरन पीस के अराउंड रैप कर देते हैं, जो सॉफ्ट आयरन पीस है उसको हम कोर कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो आयरन पीस हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और एक मैग्नेट अगर इस तरह के अरेंजमेंट से बनाया जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बट ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। जब आप करंट ऑन करेंगे तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब आप करंट को ऑफ कर देंगे या सर्किट में करंट ऑफ हो जाएगा तो वो सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा और एक नॉर्मल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर अराउंड द कोर। जो आयरन पीस जो है उसके अराउंड जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उन टर्न्स पर डिपेंड करती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड सेकंड, जो अमाउंट ऑफ करंट हम उसके थ्रू पास कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल ज़्यादा कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट्स। तो मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ, जैसे कि हमने बात करी थी अभी। बट एक परमानेंट मैग्नेट के साथ ये केस नहीं है। वो तो हमेशा ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसमें करंट के पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बहुत ही आसान होता है। मैग्नेटिक पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ मोर देन द परमानेंट मैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक पावर होती है परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, या करंट इंक्रीज करके। दो तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कॉइल में टर्न्स को इंक्रीज करके
या जो अमाउंट ऑफ करंट है उसको इंक्रीज करके। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज दैट हीट अप वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाते हैं, और इस हीट जनरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे डैमेज हो जाते हैं और कई केसेस में वो ऑपरेटर को भी हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूज़ होते हैं? लाउड स्पीकर्स में यूज़ करे जाते हैं ताकि इनपुट सिग्नल्स को आप एम्पलीफाई कर सकें, बढ़ा सकें, वॉइस को इंक्रीज़ कर सकें। इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ करे जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फैंस में मोटर्स होती हैं, वॉशिंग मशीन में मोटर्स होती हैं, या आपके रेफ्रिजरेटर्स में मोटर्स होती हैं। इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग मैग्नेट्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। हार्ड डिस्क में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़। आपके इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ट्रांसफॉर्मर्स में होता है। क्रेन्स में होता है ताकि बड़े बड़े जो लोड्स होते हैं आयरन के उनको पिकअप किया जा सके, या फिर बाकी मैग्नेटिक सब्सटेंस उनको पिकअप किया जा सके। जो टेलीफोन का रिसीवर होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है। आपके हेडफोन्स बने होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। एमआरआई मशीन्स होती हैं, या मैग्नेटिक सेपरेशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये बात करेंगे कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने आसपास कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो जो CFL और LED लाइटिंग होती है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल बल्ब्स, क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट, जैसे कि हमने पहले बात की थी, इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, बट जो रनिंग कॉस्ट है वो कम होती है। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स को स्टैंड बाय मोड पर नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स है, कई बार हम स्टैंड बाय मोड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टैंड बाय मोड पर भी वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस मतलब यूज़ करते रहते हैं। वॉशिंग मशीन्स और डिश वॉशर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो फुल लोड में यूज़ करना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीटली, अगर वॉशिंग मशीन पूरी भर गई है तभी उसको चलाना चाहिए। अगर 2-4 कपड़े हैं या 2-4 बर्तन हैं तो उसके लिए वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर चलाना समझदारी नहीं है। अपने क्लॉथ्स और डिशेस को नेचुरली ड्राई करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं स्टार रेटिंग्स रहती हैं जितने हमारे अप्लायंसेस रहते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम मिनिमाइज़ कर सकें। वार्म वाटर, हर काम के लिए वार्म वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाटर को वार्म करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर वो इस्तेमाल में नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।